हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ गए हैं। तो मुझे आशा है आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी का रहस्य का पहला भाग। कोलकाता की गलियों में सुबह की पहली किरणें जैसे ही पुरानी हवेलियों की दीवार से टकराती है, एक धीमी सी रोशनी पूरे शहर पे उतर जाती है। ये शहर भले ही उतना तेज न हो जितना मुंबई, लेकिन यहाँ हर सुबह की अपनी एक खास रवानगी होती है। खासकर उस घर में जो शहर के पुराने हिस्से में हावड़ा ब्रिज के कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। राय चौधरी निवास। 3 मंजिला, पत्थर के सिलवटों वाला, नीली खिड़कियों और पीले रंग की पुरानी दीवारों वाला वो घर जहाँ हर कोना किसी कहानी से कम नहीं। और उस घर के तीसरे मंजिल के बाएं छोर पर एक कमरा है जहाँ पूरी रात की थकावट के बावजूद कोई चैन से सो रहा है। आभा राय चौधरी। कमरे की दीवारें पोस्टर्स और पेंटिंग्स से भरी है। एक और आधा खुला सूटकेस, पास में स्केचबुक, ब्रश, फैब्रिक स्वेचेज, बिखेरे हुए टेबलेट्स और खुला हुआ लैपटॉप जिसमें कोई फैशन शो का वीडियो रुका हुआ है। बीचों बीच रजाई में लिपटी हुई नींद की देवी की तरह सो रही आभा। उसकी नींद और सपनों की दुनिया के बीच कोई इंटरव्यू, कोई डेडलाइन, कोई शादी नहीं आ सकती। अलार्म कब चीख चीख के थक गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद हैं। तभी दरवाज़ा खटखटाए बिना ही खुलता है और एक सौम्य लेकिन सख्त आभा अंदर आती हैं। मधु राय चौधरी, उसकी मम्मा। सफ़ेद कॉटन की साड़ी, सिंदूर, बॉर्डर, माथे पर लाल बिंदी और बालों का सधा हुआ जूड़ा। वो चुपचाप रजाई हटाती हैं। आभा, 8 बज गए हैं बेटा, उठ जा। मम्मा, बस 5 मिनट। आभा की आवाज़ इतनी अलसाई हुई थी जैसे वो किसी और ग्रह से लौट कर आई हो। 5 मिनट? तेरे इस 5 मिनट में बर्तन भी धो लिए, पूजा भी कर ली और तेरे बाबूजी की चाय भी बन गई। अब उठ। आभा उठती है, बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भरी लेकिन चेहरा चमकता हुआ। उसका रंग गे हुआ है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और तीखे नाक नक्श उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो चुटकी लेते हुए बोली, मम्मा, आप हर सुबह मेरी नींद का मर्डर करती हो। आपको पुलिस पकड़ लेगी। हाँ हाँ, और तुम्हारे पापा तुम्हें बेल पर छुड़वाएंगे ना। तभी दरवाजे से आते हैं विनीत राय चौधरी। सादा सफ़ेद कुर्ता और हाथ में चाय का कप। चेहरे पर वही पुराना पिता वाला आत्मविश्वास जो बेटी की हर बात को मुस्कान से ढक देता है। काहे लड़ रही हो मेरी राजकुमारी से? और वैसे भी ये तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, इस पर कोई गुस्सा नहीं कर सकता। आई लव यू डैडी। आभा चिल्लाई और तुरंत जाके उनके गले लग गई। आई लव यू टू माई बेबी। विनीत जी ने उसका माथा चूमा। मधु जी हल्के से बोली, आप दोनों ने ही सिर चढ़ा रखा है इस लड़की को। अब 6 महीने बाद इसकी शादी है, लेकिन इसे तो होश ही नहीं। अरे मम्मा, मैं शादी के लिए हूँ ही तैयार, एकदम इंस्टाग्राम रेडी दुल्हन बनूंगी। बस अभी थोड़ी और नींद चाहिए। मधु जी सिर पकड़ लेती हैं। नींद में जाएगी तो बारात वापस लौट जाएगी। अरे नहीं मम्मा, फिर तो भैया आकर सब संभाल लेंगे। तेरा भैया? वो कब आया था? पिछले हफ्ते के बाद। मधु जी बड़बड़ाते हुए बोली, शाम तक आ जाएगा। और वैसे भी आरो भैया को पता चल जाए कि आप मुझे डांट रही हैं तो वो आपको ही सुनाएंगे। आभा आंख मटकाते हुए बोली, तेरा आरव? हाँ हाँ, वो भी तेरा ही पक्ष लेगा। इतना सुनकर विनीत जी हंस पड़े और बोले, अब चलिए आप भी नीचे और मेरी लाडली को भी भेजिए। ठीक है, पर अगर 10 मिनट में नहीं आई तो नाश्ता बंद। डील। आभा चिल्लाकर बोली और जैसे ही दोनों बाहर निकले, उसने अपना म्यूजिक ऑन कर दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने डांस करने लगी। कुछ देर बाद वो हाथों में तौलिया लहराते हुए बाथरूम
की तरफ दौड़ी और फिर 15 मिनट बाद आई। काले शॉर्ट्स और सफ़ेद टी शर्ट में, बाल गीले और चेहरे पर वही बिंदास मुस्कान। गुड मॉर्निंग काका। डाइनिंग टेबल पर बैठे अनीस राय चौधरी मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग मेरी नखरेबाज राजकुमारी, काका बोले। तभी किचन से एक और महिला बाहर आती है, नीलिमा काकी। हल्के नीले रंग की साड़ी में, बाल पीछे बंधे और हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे। गुड मॉर्निंग स्वीटी काकी, आभा बोली। गुड मॉर्निंग शैतान, नीलिमा काकी ने भी जवाब दिया। धीरे धीरे पूरा परिवार टेबल पे जमा हो गया। विनीत जी, मधु जी, अनीश जी, नीलिमा जी और आभा। तभी आभा अचानक पूछ बैठी, भैया आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, फ्लाइट शाम की है, 8 बजे तक आ जाएगा। आरव राय चौधरी, इस घर का बेटा, जो आभा के लिए भाई नहीं, उसके रक्षक, गाइड और बेस्ट फ्रेंड है। आभा की कोई भी गलती, कोई भी राज आरव से छुपा नहीं, लेकिन दोनों की लड़ाई का भी कोई सानी नहीं। हर बहस, झगड़ा बंगाली के तकरार से शुरू होती है और गले लगकर खत्म होती है। शाम को जैसे ही घड़ी 8 बजाती है, गेट की घंटी बजती है। आभा दरवाजे की ओर ऐसे भागती है जैसे उसके सारे सपने वही दरवाजे के उस पार खड़े हों। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक लंबा गोरा स्मार्ट लड़का, हाथ में बैग, आंखों में थकावट और मुस्कान में वही पुराना अपनापन। भैया, आभा चिल्लाई। गट्टू, आरव भी हंसते हुए अपनी बहन को गले लगा लेता है। फिर घर के सारे लोग लॉन में आकर बैठते हैं। पकौड़े, चाय, बातें और पुरानी यादें चलती रहती है। शादी की तैयारियों का शोर अब पूरे घर को घेरने लगा है। आभा के डिजाइनिंग के सपने, आरव की मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब, विनीत जी की हल्की फुल्की राजनीतिक समझ, मधु जी की परंपराएं और नीलिमा काकी की पक्की राय, सब मिलकर इस घर को जीवंत बना देते हैं। हर दिन के साथ आभा को एहसास होता है कि उसके इस बचपन के घर से विदा लेना इतना आसान नहीं होगा, पर हर बार जब वो अपने पापा की आंखों में गर्व देखती है, अपनी मम्मा की ममता महसूस करती है और भैया की आंखों में अपने लिए सुरक्षा का भाव देखती है, तो वो मुस्कुरा के उठती है, क्योंकि ये परिवार नहीं, उसका संसार है। दरवाज़ा खुलते ही आरव ने जैसे ही अपनी छोटी बहन को गले लगाया, आभा की आंखों से नींद, थकावट और सारी शिकायतें उसी वक्त छूमंतर हो गई। पूरे घर में जैसे किसी ने एक साथ ढेर सारी मिठास घोल दी हो। आभा ने उसका बैग खींच लिया और बोली, भैया, आप तो हमेशा लेट आते हो, एक दिन पहले नहीं आ सकते थे? आरव मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं एक दिन पहले आ जाता तो तुम्हारे वो बेसुरे में गया हुआ गाना और एक दिन झेलना पड़ता। आभा ने नकली गुस्से में अपनी आंखें नचाई और बोली, तुम आ गए ना, बस अब मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी आज। तभी पीछे से मधु जी की आवाज़ आई, अरे नहीं, अब लड़ाई मत शुरू करो, चलो सबसे पहले बैठो, चाय आ गई है। पूरे परिवार ने लॉन में रखी गोल मेज के चारों ओर अपनी अपनी कुर्सियां खींच ली। नीलिमा काकी ने गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय की ट्रे सामने रख दी और हर किसी की बातचीत शुरू हो गई। अनीश जी पुराने दिनों की याद दिलाने लगे। याद है आरव, जब तू बोर्ड के रिजल्ट से पहले छत पे चढ़ गया था? आरव हंसते हुए बोला और आभा नीचे से माइक लेके चिल्ला रही थी, मेरा भैया टॉपर बनेगा, सुन लो दुनिया। और फिर खुद मैथ में फेल हो गई थी। सब जोर से हंस पड़े। आभा ने शर्मा कर आरव की बाह में मुक्का मारी और बोली, अब सबके सामने बताने की क्या ज़रूरत थी? विनीत जी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, पर आज मेरी यही बच्ची अपना खुद का डिजाइन ब्रांड लॉन्च करने जा रही है और हमारे पूरे परिवार की पहली बेटी होगी जिसकी शादी इतने शाही अंदाज में होगी। आभा मुस्कुरा दी, लेकिन आंखें हल्की सी भर आई। उसने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली उठाई और कहा, शादी की बात मत करो अभी, मैं कहीं नहीं जाने वाली।
आरव ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे बहन, अब तो तेरा नाम आने वाला है। आभा राजवर्धन नहीं, मैं आभा राय चौधरी थी, हूँ और रहूँगी। आभा ने जोर से कहा तो मधु जी बोले, नाम बदलना भी एक रस्म है, जैसे हर लड़की निभाती है वैसे ही तू भी निभाएगी। विनीत जी ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा, लेकिन बेटी के नाम में जो आत्मा होती है वो उसके मायके से जुड़ी होती है, वो कभी नहीं बदलती। सब थोड़ी देर चुप हो गए। हवा की रफ्तार हल्की सी चली थी, पीपल के पत्ते सिहर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे इस घर की दीवारें भी इन बातों को सुन रही हो। शाम की हल्की सुनहरी धूप जब लॉन के कानों में फिसलने लगी तो नीलिमा काकी ने कहा, कल हल्दी की पूजा है, सबको हल्दी उठाना होगा। आभा अचानक उछलते हुए बोली, मुझे हल्दी में पीला लहंगा पहनना है, लेकिन उसका बॉर्डर सिलना बाकी है। आरव ने कहा, चलो फिर ऊपर चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओह, आज सूरज पश्चिम से निकला है। आभा ने मुंह बना लिया और दोनों भाई बहन सीढ़ियों की तरफ दौड़ गए। कमरे में पहुंचते ही आभा ने एक पुरानी डिब्बी निकाली, उसमें से रेशम का पीला फैब्रिक निकाला और बोली, ये दादी का दिया हुआ कपड़ा है, मैं चाहती हूँ मेरी हल्दी में इसके बॉर्डर मेरे लहंगे पर हो। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जब तू विदा होगी ना आभा, तो ये कमरा बहुत खाली लगेगा। आभा की आंखें भर आई, लेकिन उसने छुपा लिया। बोली, मैं रोज़ वीडियो कॉल करूँगी और तेरी कमरे में आकर सो जाया करूँगी, और जब तू माँ बनेगी तो सबसे पहले मुझे बताएगी, वादा। दोनों ने एक दूसरे की छोटी उंगलियों को पकड़ते हुए वादा किया, जैसे बचपन में किया करते थे। नीचे नीलिमा काकी ने आवाज़ दी, आरव बेटा, खाना लग गया है। आरव ने कहा, चलो फिर डिनर टाइम। डाइनिंग टेबल पे सबके लिए पराठे, दम आलू, पनीर और गुलाबी जामुन परोसे गए थे। साथ ही हर किसी की बातों में शादी की तैयारी की उत्सुकता और विदाई का डर छुपा हुआ था। रात ढलती गई, एक एक करके सब अपने कमरे में चले गए, पर आभा और आरव छत पे बैठ गए, एक चारपाई, एक चादर और बहुत सारी यादें साथ लिए। आभा ने कहा, तुझे याद है जब मैं स्कूल में रोती थी और तू मुझे उठाकर ऑटो तक छोड़ने आता था, और तू हर राखी पर मुझे बांध कर कहती थी, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। अब तुम छोड़ रहे हो भैया, मैं नहीं, जिंदगी ले जा रही है मुझे तुझे किसी और रास्ते पे। लेकिन जब भी लगे कि रास्ता मुड़ गया है, बस एक बार कॉल कर देना, तेरे भैया वही खड़ा मिलेगा। आभा ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। आसमान में चांद जैसे उस पल की गवाह बन गया। यही होते हैं रिश्ते, जो खून से नहीं, यादों से, साथ गुजारे वक्त से और बिना बोले समझ जाने वाली नज़रों से बंधे होते हैं। और उस राय चौधरी हाउस की छत पर उस रात एक बहन को एहसास हुआ कि उसका बचपन अब उसकी हथेली से फिसल रहा है, लेकिन उसका परिवार, उसका भाई, वो हमेशा उसकी आत्मा के साथ रहेंगे। राय चौधरी हाउस की छत पे आभा और आरव की बातचीत के बाद रात गहराती है। उसी समय कोलकाता के एक और छोर पर बालीगंज में एक और हवेली की बत्तियां जल रही थीं, जो शहर के सबसे समृद्ध और रुतबेदार खानदान में गिनी जाती है, राय चोपड़ा हवेली। यह वह घर है जो कोलकाता की पुरानी शान और नए वैभव का एक अनोखा संगम है। हाई क्लास बंगला, संगम की सीढ़ियाँ, विदेशी सजावट, झूमर, इटली के पर्दे और हर एक काम के लिए अलग स्टॉप। इस घर का मालिक है राघव राय चोपड़ा, एक धीर, गंभीर और सख्त स्वभाव वाला व्यक्तित्व, जिसकी एक बात का मतलब होता है फैसला। एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, जिसे पूरे देश के लोग आरआरसी ग्रुप के नाम से जानते हैं, वही राघव जिसने अपनी मेहनत से इस साम्राज्य को खड़ा किया, अपने सिद्धांतों और अनुशासन के बल पे पूरे खानदान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
उनके साथ रहती है उनकी पत्नी गायत्री राय चोपड़ा, एक शांत, सुशील, बेहद दयालु महिला जो जितनी समृद्ध दिखती है उतनी ही जमीन से जुड़ी भी है। घर में जितने नौकर चाकर हैं उतने ही गायत्री जी की ममता और सरलता भी हर किसी के लिए एक छाया बनकर फैली रहती है। गायत्री जी की बात ही अलग है। वो मंदिर से लौटकर हर सुबह खुद किचन की निरीक्षण करती हैं, पौधों को पानी देती हैं और घर की हर बाई को नाम से पुकारती हैं। उनके बच्चों के स्कूल और त्योहारों का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन राघव राय चोपड़ा के 3 बच्चे विमान, आरव और आरोही अपने पिता से बेहद डरते हैं। उनके सामने ना कोई गलती, ना बहस, ना कोई प्रश्न। राघव जी कहे वही नियम, वही दिनचर्या। सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर विनय राय चोपड़ा आज ही विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके कोलकाता लौटा है। वो बहुत ही शांत, गंभीर और अपने आप में गुम रहने वाला लड़का है। इस पूरे वैभव, इस दिखावे, इस शाही ठाट से कोसों दूर वो केवल एक ही भाषा जानता है, सेवा। अपने पेशे के प्रति ईमानदारी। वो शादी या लड़कियों से बहुत दूर रहने को हमेशा सोचता है। उसकी गाड़ी जैसे ही हवेली के गेट से भीतर आई, वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने सल्यूट किया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और शेरवानी में खड़ा स्टॉप उसका सामान लेने दौड़ा। लेकिन विमान ने नजरें झुका ले, बैग खुद उठाया और बोला, थैंक यू, मैं खुद कर लूँगा। अंदर लॉबी में गायत्री जी से पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही विमान ने कदम अंदर रखा, गायत्री जी दौड़ती हुई आई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरे डॉक्टर साहब आ गए। विवान मुस्कुराया और बोला, माँ, अब भी वही आदत। हाँ बेटा, तू बेटा है मेरा, डॉक्टर नहीं मेरे लिए तो आज भी वही छोटा सा लड़का जो बुखार में मेरे पल्लू पकड़ के रोता था। तभी सीढ़ियों से उतरता उसका छोटा भाई आरव राय चोपड़ा, पूरी कोलकाता यूनिवर्सिटी में सबसे पॉपुलर लड़का, तेज चुलबुला, जिंदा दिल और फैशन फॉरवर्ड और क्रिकेटर। उसने रेड जैकेट और रिप्स जींस पहन रखे थे, बालों में जेल और हाथ में फ़ोन। आरव नीचे आते ही जोर से चिल्लाया, ओ ब्रदर, वेलकम टू इंडिया। विवान ने हल्की हंसी के साथ उसे गले लगाया। अरे तू तो पिक्चर और सीरियस लगता है, रियल में तो थोड़ा दोस्ती कर सकता है। आरव हंसते हुए बोला। विवान ने कहा, मैं अभी भी सीरियस ही हूँ आरव, बस आज माँ को देखकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। फिर सीढ़ियों से दौड़ते हुई उतरती है घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली आरोही राय चोपड़ा। अब तक वह अपने कमरे की बालकनी से सब कुछ देख रही थी। जैसे ही भाई की गाड़ी हवेली में घुसी, वो तैयार होकर नीचे आ गई थी। गुलाबी कुर्ते में खुले बाल, मासूम आंखें और हाथों में चॉकलेट का छोटा सा बॉक्स। भैया, मैंने आपके लिए खुद चुनी है ये चॉकलेट्स, नो शुगर नो डार्क। विवान मुस्कुराया और झुककर आरोही के माथे को चूमा। थैंक यू मेरी राजकुमारी। आरव बीच में बोल पड़ा, ओहो, अब देखो कैसे सबका ध्यान इसी पर है, मैं भी हूँ यहाँ। आरोही ने तुरंत कहा, भैया तुम्हारा तो हर टाइम पार्टी चलता है, विवान भैया आए हैं तो मुझे हक है। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी लॉबी के छोर से धीमी लेकिन भारी आवाज़ गूंजी, विवान। सबके चेहरे जैसे अचानक गंभीर हो गए, सबकी नज़रें झुक गई। सामने खड़े थे राघव राय चोपड़ा। खादी का सफ़ेद कुर्ता, घनी मूछें, माथे की गहरी रेखाएं और आंखों में अनुशासन की कठोर चमक। विवान उनके पास गया, झुका और उनके पैर छुए। स्वागत है, उम्मीद है डॉक्टर बनने के बाद भी घर की मर्यादा नहीं भूली होगी। नहीं पापा, ठीक है, चलो ऑफिस में तुम्हें कुछ पेपर्स दिखाने हैं। गायत्री जी तुरंत बीच में बोली, राघव आज का दिन सिर्फ घर का है, ऑफिस की बातें कल से भी की जा सकती है। एक डॉक्टर बन गया है तो क्या अब घर के बिजनेस से मुंह मोड़ लेगा? राघव जी की आवाज़ जैसे छत से टकराई। विवान शांत था,
मैं कोई फैसला नहीं ले रहा पापा, बस घर के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। राघव जी कुछ बोले नहीं, बस वापस घूमकर अपने स्टडी रूम में चले गए। विवान ने एक लंबी सांस ली और माँ की तरफ देखा। गायत्री जी ने धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखी और बोली, इस घर की दीवारें तुम्हें पहचानती हैं बेटा, बस कभी कभी इनके साए थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो बस अपनी तरह जताते हैं। उस रात डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार पहली बार सालों बाद एक साथ बैठा था। सेवैयाँ, दम पनीर, मिष्टी दोई और गरम गरम लुचीर, साथ कुछ मीठी बातें और कुछ अनकहे डर। राघव जी चुप थे, लेकिन सबको सुन रहे थे। आरोही ने हंसते हुए कहा, पता है मम्मी, विवान भैया को शादी से नफरत है। ओह, तो फिर दूल्हे बनने की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। गायत्री जी मुस्कुराईं। आरव बोला, भैया को तो दिल की बीमारी से डर लगता है, लेकिन एक बार प्यार हुआ ना तो खुद ऑपरेशन टेबल पे आकर लेट जाएंगे। सब हंस पड़े, लेकिन विवान ने चुपचाप एक कोना देखा, जिस दीवार पे बचपन पे उसकी ऊंचाई नापी जाती थी। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ठहर गई, क्योंकि वो जानता था वो फिर इस घर का हिस्सा बनने आया है, लेकिन इस बार दिल में कई सवाल और बाहरी दुनिया के अनुभवों के साथ। और उस कोलकाता की रात में जब एक हवेली के छत पे आवा राय चौधरी अपने भाई के गले में सिर रखे सो गई थी, उसी समय शहर के दूसरे कोने पे राय चोपड़ा हवेली की खिड़कियों से एक डॉक्टर, एक जिंदा दिल लड़का चांद को देख उस ऊंचाई तक जाना चाहता था। राय चौधरी निवास की हवेली उस शाम किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तीनों मंजिलों से लटकते हुए गुलाबी, पीले और सफ़ेद फूलों के हार, खिड़कियों से लहराते रेशमी पर्दे और दीवारों से चमकती हुई पीली झालरों की रोशनी पूरे मोहल्ले में जैसे हल्दी की आभा बिखेर रही थी। हर बालकनी से झांकते हुए बच्चे आंखों में खुशियाँ थीं। आज इस पुराने घर में कौन सी नई रौनक आई है। घर के मेन गेट से बड़ा सा बोर्ड झूम रहा था, हल्दी सेरेमनी ऑफ आभा राय चौधरी। हवेली की छत से लेकर लॉन तक हर कोना गुलाब, गेंदा और मोहरे से महक रहा था। हल्दी की जगह पर खास मंडप बनवाया गया था, जो हाथ से बने असली फूलों से सजाया गया था। सामने एक शानदार झूला जैसा सोफा रखा गया था, जो आभा के बैठने के लिए ही तय था। उसके पीछे रेशमी पर्दों की झालरें और बगल में दो गोल्डन दिए जो मंद मंद जल रहे थे। डीजे की धीमी बीट्स पर हल्दी के पारंपरिक गीतों की मिक्सिंग चल रही थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली और आसमान में झिलमिल करते लाइट्स के नीचे हवा में घुली महक जैसे किसी परी कथा के सीन भूमिका बन रही थी। ऊपरी तीसरी मंजिल के दाईं ओर आभा का कमरा, जहां दरवाज़ा बंद था और अंदर एक जादू चल रहा था। पूरे कमरे में कॉस्मेटिक, गहने, मोबाइल, गूगल सर्च, टैब्स और स्माइल्स बिखरे हुए थे। आभा एक हल्के ऑफ वाइट और गेंदा पीले रंग के घेरदार लहंगे में थी। ऊपर से नेट का केप स्टाइल दुपट्टा जो झिलमिलाता हुआ उसके चेहरे की मासूमियत से मेल खा रहा था। उसके बालों को हल्के कर्ल्स ने पीछे पिन किया गया था और माथे पे माँ की दी हुई मोर पंखी झूमर झूल रही थी। लेकिन जो सबसे अनोखा था वो था आभा का चुलबुलापन और उस वक्त उसके साथ मस्ती करता हुआ भाई आरव, जिसने ब्लैक कुर्ता और येलो नेहरू जैकेट पहन रखी थी। बालों में स्टाइल और हाथ में मोबाइल लिए वो अपनी बहन की पूरी लुक पर फाइनली ओके दे रहा था। गाल पे हल्का सा पीच ब्लश लगाओ और सुनो, लिपस्टिक नूडी सेट वाला ट्राई करो, रेड मत लगाना, नहीं तो हल्दी में ब्राइटनेस ओवर जाएगी। आरव बोला और तुरंत गूगल पे कोई मॉडल की फ़ोटो देखते हुए बोला, देखो ये वाले लुक ट्राई करो, हूबहू यही चाहिए। तो पूरा प्रोफेशनल
हो गया है भाई, चलो फिर ट्राई करते हैं, आभा मुस्कुरा कर बोली। और जैसे ही लिपस्टिक लगाई आरव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ कसम मेरी बहन आज परी नहीं सीधा पेरिस फैशन वीक से आई लग रही है। दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। तभी मधु जी ने दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों, नीचे सब तैयार हैं। आभा बेटा जल्दी आ जा। मम्मा आ रही हूँ, बस भाई मुझे फ्लाई करने लायक बना रहा है, आभा बोली और फिर एक आखिरी बार आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में कुछ रोशनी थी, कुछ सवाल, कुछ भरोसा और बहुत सारा प्यार। फिर उसने एक गहरा सांस लिया। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू सबसे खूबसूरत है, अब चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आभा का हाथ आरव ने कसकर थाम रखा था, जैसे कोई राजकुमारी अपनी अंगरक्षक के साथ मंच पर जा रही हो। नीचे लॉन में जैसे ही वो पहुंची, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। कैमरे की फ्लैश चमकी, हल्का सा धुआं फूलों के बीच उठा और आभा को उस झूले जैसे सोफे पे बैठाया गया। उसके गले में पीले गेंदा और मोगरे का हाल पहनाया गया था और हाथों में कलीरे जैसी जड़ी हुई चूड़ियाँ झूल रही थीं। सबसे पहले गायत्री चाची ने आरती की थाल लेकर आभा की उतारी। बेटा बनी है दुल्हन, अब उसे विदा भी करना है, ये कहते हुए उनके गले में कुछ भर आया। मधु जी थाली लेकर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, जैसे हल्दी नहीं, यादें अपनी बेटी के माथे पे लगानी हो। उन्होंने कांपते हाथों से आभा के गाल पे हल्दी लगाई और खुद के आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुरा दी। आज तेरे चेहरे पर जो ये हल्दी है ना, ये मेरे जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर बन गई है बेटा। विनीत जी, जो अब तक सख्त दिखते थे, उन्होंने जैसे ही हल्दी का रंग उठाया और आभा की नाक के पास लगाया तो अचानक उनका गला रूंध गया। कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। तू मेरी वही छोटी सी गुड़िया है जो पहली बार मेरे उंगली पकड़कर चली थी। आरव अब तक सबसे मस्ती में था, लेकिन जैसे ही उसने हल्दी का एक चुटकी उठाया और आभा की ठोड़ी पर लगाया, उसकी आंखें भीग गई। अरे तू रो मत पगली, तुझे विदा नहीं कर रहे अभी, बस थोड़ा सजाया है। और फिर उसने अपने रुमाल से खुद के आंसू पोंछे और आभा के माथे को चूम लिया। फिर पूरे परिवार ने एक एक करके आभा को हल्दी लगाई। ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, दादी, दोस्त और बुआओं ने अपने अपने अंदाज में उसे आशीर्वाद दिया। डीजे अब धीमी ब्रिज पर हल्दी के लोकगीत बजा रहे थे। तेरी बाहों में सजना सजे ये पीला रंग। बच्चे आभा के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगे। नीलिमा काकी ने सभी भाइयों को बुलाया और बोली, तुम सबने भी आभा को बड़ा होते हुए देखा है, अब हल्दी लगाओ। वो सब भी हिचकिचाते हुए हल्दी लगाती हैं और आभा सबको मुस्कुरा कर गले लगाती है। एक किनारे गायत्री राय चोपड़ा खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। राघव राय चोपड़ा भी वहां आए थे और पहली बार वो भी थोड़ा भावुक लगे, जैसे इस बेटी की विदाई उन्हें भी महसूस हो रही थी। अंत में हल्दी के बाद सबने आभा को गुलाब जल से स्प्रे किया, फूलों की बारिश हुई और एक साथ सबने वो आभा ही हल्दी गाकर पूरा माहौल रंगीन बना दिया। फ़ोटो शूट हुआ, सबने ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई और आभा ने एक बार पीछे मुड़कर अपने पूरे परिवार को देखा। उसने देखा कि हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन हर मुस्कुराहट में एक गहराई है। आज पहली बार उसे खुद को बेटी से दुल्हन बनते हुए महसूस हुआ था। एक हल्दी ने उसकी पहचान में रंग घोल दिया। अब वो सिर्फ राय चौधरी परिवार की चुलबुली बेटी नहीं रही, अब वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन आज की रात इन फूलों, इन रंगों और इस पूरे परिवार के बीच उसने ये तय किया कि चाहे वो जहाँ जाए, उसका दिल हमेशा यही रहेगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही इसी चैनल पे प्रसारित कर दूँगी।